दोस्तों एनडीपीएस एक्ट की जब हम बात करते हैं, एनडीपीएस एक्ट को लेकर बहुत सारे लोगों में या वो एक्यूज जो जेल में है या फिर जिन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत धाराओं में सेक्शंस में जिनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने सुना है जेल के अंदर या फिर सुना है लोगों से या कुछ वकील साहब से भी सुना है कि सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इस एक्ट का एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो सेक्शन 37 है वो ये कहता है कि किसी भी सेक्शन में किसी भी धारा के तहत अगर आपका मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपको बेल नहीं मिलेगी, वो नॉन बेलेबल है। ये धारणा है सभी लोगों में, पर अगर देखा जाए कुछ जजमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो मिसलीडिंग बोलते हैं इस सेक्शन को, कि मिसलीड करता है, मिसलीडिंग तरीके से आपको पता चलता है कि यहां पर बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे कई सारे जजमेंट्स पर आज हम बात करेंगे और कई सारे ऐसे सेक्शंस की भी बात करेंगे जिनमें आपको बेल नहीं मिलेगी और किन में बेल मिल जाएगी, या फिर जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 का, क्या इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है या नहीं, और साथ ही जो अमेंडमेंट आया 1989 का वो क्या कहता है। एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन है 37, आज उसके बारे में कुछ हद तक डिटेल में बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985 सेक्शन 37 को दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों एनडीपीएस एक्ट 1985, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसका सेक्शन है 37 सेक्शन में एक लाइन लिखी है जिसको देखकर अक्सर लोग डरते भी हैं, या फिर जो खुद वकील साहब या नए कोई भी लॉ स्टूडेंट है, नए वकील साहब अभी नए वकील बने हैं, अभी वो प्रैक्टिस में है, अभी प्रैक्टिकली पूरी तरह से जिनकी अभी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है, वो इस सेक्शन में एक लाइन को पढ़ते हैं, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। मतलब कि जितने भी तरह के अपराध हैं वो सभी कॉग्निजेबल हैं, मतलब संज्ञेय हैं, और साथ में ही नॉन बेलेबल है जिसके अंदर की बेल नहीं होती। दोस्तों कुछ जजमेंट्स की मैं बात करूंगा जिन जजमेंट्स में ये बताया गया कि कुछ सेक्शंस जो हैं वो इसके बेलेबल भी हैं, जैसे कि साजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004 का ये जजमेंट है, आप इसको देख सकते हैं, या फिर मैथ्यू अलियास राजू जो कि स्टेट ऑफ केरला का है 2008 का, इसको भी आप देख सकते हैं। एक और जजमेंट, थर्ड जजमेंट मैं आपको देता हूं जिसमें स्टीफन मुलर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 का मामला है। दोस्तों इन तीनों ही जजमेंट्स में ये बातें बताई गई कि जो सेक्शन 37 है वो मिसलीड करता है कुछ तरीके से, और मैं आपको बताऊं तो सीआरपीसी का यहीं पर जब सेक्शन 2 पढ़ते हैं तो वहां पर मेंशन किया गया है कि बेलेबल क्या है, बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। दोस्तों एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी जितने भी मामले 3 साल तक की सजा के हैं वो सभी बेलेबल हैं, जिनके अंदर आप बेल ले सकते हैं, घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। पर हाँ, जितने भी वो मामले जो कि सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27A और सभी कमर्शियल क्वांटिटी के मामले, मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसको, सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27A और सभी कमर्शियल क्वांटिटी के मामले जिनके अंदर आपको आसानी से बेल नहीं मिलेगी, और इसमें बेल ना देने का जल्दी से ही प्रावधान है। इसमें आपको तरीके से ट्रायल को फेस करना पड़ेगा और बेल लेना आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। पर हाँ, बेल आप लगाएं जरूर, पुरजोर तरीके से अपनी बेल लगाएं, पूरे एविडेंसेस के साथ में लगाएं, और जितना अच्छे से आप अपने केस को परफॉर्म कर सके वो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों एनडीपीएस एक्ट में होता क्या है कि इसके अंदर ऐसा माना जाता है जैसे ही केस शुरू होता है कि जिसके ऊपर वो केस दर्ज हुआ, मतलब जो एक्यूज है उसने वो गुनाह किया ही है। जैसे कि नॉर्मल अवधारणा क्या है हमारे देश के कानून की, बोलते हैं एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर यहां पर थोड़ा उल्टा है, बोलते हैं एन एक्यूज इज एक्यूज अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। मतलब कि यहां पर एक्यूज को एक्यूज ही माना जाएगा, बाकी वो केस लड़ेगा, और केस के लड़ते लड़ते आगे जाकर जब एविडेंस पर गाड़ी आती है, आपके वकील साहब ने कितने अच्छे से उस केस को प्रेजेंट किया है वो सब मैटर करता है। अगर आपके वकील साहब ने बहुत अच्छे से आपके केस को प्रेजेंट किया तो मेरा मानना है कि आपको बेल भी मिलेगी, आप केस से बरी भी होंगे, और हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस निकल जाए कि आप डिस्चार्ज ही हो जाए। और दोस्तों यहीं पर सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, ये बहुत सारी एफआईआर में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब जिसको पकड़ा गया, मतलब जो एक्यूज था जिसके पास से सामान बरामद हुआ, उसने जो डिस्क्लोज किए कुछ नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अंदर, जितने भी लोगों के नाम लिए वहां पर 29 सेक्शन
पिक्चर में आ जाता है और जिसको भी उस एक एफआईआर के, उस एक कंप्लेंट के तहत पकड़ा जाता है, उन सभी पर वो सभी सेक्शंस लगा दिए जाते हैं जो सेक्शन किसी एक पर लगते हैं। अब बात करते हैं, क्या एनडीपीएस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रावधान है? क्या आप बेल ले सकते हैं? दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल लेना, अगर हम बात करें SC/ST एक्ट की बात करें तो वहां एंटीसिपेटरी का कोई भी प्रावधान नहीं है, सेक्शन 18 यही बोलता है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनडीपीएस एक्ट में किसी भी तरह से आपका नाम आया है, 3 साल तक की सजा है या फिर ज्यादा की भी सजा है, तो यहां पर एक जजमेंट काम करता है, बालचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1977, जो कहता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल आपको फाइल करनी भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो केस लगा है वो बेबुनियाद है और आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप इनोसेंट हैं, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल का सहारा जरूर लेना चाहिए। बेल लेना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप बेल लगा नहीं सकते। बेल आपको लगानी ही चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 थोड़ा मिसलीडिंग है। ये मिसलीडिंग सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और इसी को देखकर लोग ये समझ लेते हैं कि नॉन बेलेबल है, आसानी से बेल नहीं होगी या फिर बेल होगी ही नहीं। अगर आप बात करें 1985 में जो मेन एक्ट आया था, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि जितने भी इसमें अपराध हैं वो सभी संज्ञेय होंगे। उसमें बेल लेना या ना लेने वाला शब्द कहीं पर था ही नहीं। पर जब 1989 में एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट के बाद में यहां मेंशन किया गया, उसके अंदर जो लाइन आज आप इसके अंदर देखते हैं वह मेंशन है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली काफी वीडियोस में आपको बताया है कि जो एनडीपीएस एक्ट है वो एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल एक्ट है। ये स्पेशल एक्ट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप आईपीसी के सेक्शन 41 को देखेंगे, वहां पर स्पेशल लॉ के बारे में लिखा हुआ है, कुछ मेंशन है। इसके अंदर होता क्या है एनडीपीएस के अंदर कि जब भी कोई पनिशमेंट किसी को दी जाती है तो पनिशमेंट के साथ साथ फाइन का भी यहां पर प्रावधान है। बट आईपीसी में बहुत सारे जो सजाएं दी जाती है वो सिर्फ सजा दी जाती है, वहां पर पनिशमेंट के साथ साथ फाइन भी लगाया जाए ऐसा मैंडेट प्रोविजन नहीं होता है। प्रिजम्पशन की हम बात करें तो यहाँ पर यही माना जाता है कि जिसके पास से कुछ भी सामान बरामद हुआ वही एक्यूज है। अब उसको अपनी इनोसेंसी प्रूफ करनी होती है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाती है। और फिर से वही के 1924, 27A और कमर्शियल क्वांटिटी के जो मामले होते हैं वो सीरियस नेचर के, बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर के मामले बन जाते हैं, जिसमें बेल लेना खुद एक टेक्निकलिटी हो जाती है। किस तरह से टेक्निकली केस को आप फाइट करेंगे, क्योंकि जब किसी को पकड़ा जाता है तो उसके अंदर सेक्शन 50 और सेक्शन 42 का किस तरह से यूज किया गया, किस तरह से उसका कंप्लायंस किए गए, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है देखने के लिए। बट 37 सेक्शन को देखकर एनडीपीएस के आप ये बिल्कुल ना समझें कि बेल बिल्कुल नहीं हो सकती, और सभी सेक्शन इसके अंदर नॉन बेलेबल है। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं आपके दिल में एनडीपीएस एक्ट को लेकर या एनडीपीएस के बारे में, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं या क्रिमिनल केस फिर कोई भी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम उस पर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस सेक्शन पर चाहते हैं, किस एक्ट पर चाहते हैं, आप जरूर बताएं ताकि हम वो वीडियो आपके लिए लेकर आ सके और आपको और ज्यादा कानूनी जानकार बना सके। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।